कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा के रेंज पे अप्लाई किया जाता है ना। कई सारे अलग अलग टाइप के कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम गॉसियन भी बोलते हैं, है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप्स हैं, नॉर्मल, यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल। अब इसमें अगर हमें मान लो एक डेटा दिया गया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो आपको एक डेटा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपको पता करना है कि इसमें 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपके पास टोटल 10 वैल्यूज हैं और आपको चेक करना है कि 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 5.5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। क्यों? 5 इसमें नहीं आया इसीलिए, 5 इसमें नहीं आया इसीलिए, 5.5 नहीं आया इसीलिए। अब यही पे गलती है, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी है। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी कभी भी फ्रीक्वेंसी बेस पे काम नहीं करती, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी बेस पे काम करती है। मतलब उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि आपका जो आउटकम है उस आउटकम को टोटल जो सैंपल स्पेस है वो कितनी बार आया है, ये चेक करते हैं उसमें, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है और उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे आप अपनी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बट अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा की, तो न्यूमेरिक डेटा में 1 से लेके 10 तक की रेंज है, लेकिन इसमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबली आ सकती है, कोई भी डेसिमल वैल्यू आ सकती है ना। जैसे मैंने बोला कि जो मान लो इस शहर का टेम्परेचर है, नोएडा का जो टेम्परेचर है वो समर में 30 से लेकर के 50 तक के बीच में फ्लोट करता है, ठीक है। तो एक रेंज हमें मिल गया कि 30 से लेके 50 तक की एक रेंज है, राइट। यहाँ का टेम्परेचर 30 से 50 तक में फ्लोट करेगा, लेकिन ये चेक करना है कि जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब 30 से लेके 50 तक में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, रेंज आपको डिफाइन कर दी गया, बट उस रेंज के अंदर कोई भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आप कभी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ यू आर यूजिंग अ रेंज, अब आप रेंज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी रेंज पे काम करते हो और रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे आप यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी अमाउंट की प्रोबेबिलिटी देखनी हो, किसी भी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी देखनी हो, है ना, जैसे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस होता है, तो इसको स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं उनके प्रोबेबिलिटीज देखने हो, तो वो सब कुछ आपके कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ना। वो डिस्क्रीट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्क्रीट में नंबर ऑफ आउटकम हमेशा फिक्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस में फिक्स नहीं होते। रेंज फिक्स हो सकता है बट उसका आउटकम फिक्स नहीं होता, आउटकम अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, बात समझे।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है हमें? तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम यूज करते हैं नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके फॉर्मूला पे जाके आप देखोगे, इसका फॉर्मूला होता है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें कहीं भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आप यूज करते हैं मीन, आप अपने कॉन्टिन्यूस डेटा का मीन निकालते हैं, आप अपने कॉन्टिन्यूस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसको इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ 2 पाई e की पावर -1/2 x, x का मतलब वो वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है, माइनस म्यू, म्यू का मतलब मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का टोटल स्क्वायर। तो इसमें दो चीजें बेसिकली काम करती है, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजों से, बाकी चीजें तो फिक्स है, जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, मीन निकालना है, और जिस वैल्यू का आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए वो आपको पास करना है, बस। इस फॉर्मूले से अगर आप निकालें तो आपको मिल जाएगा आपका उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी। यहाँ कहीं भी हम फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें ट्राई करते हैं, फॉर्मूला भी समझा ही देता हूँ आपको। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो ये जो है, इसमें आपका मीन चाहिए होगा आपको, इस डेटा का मीन कितना है, 1 से लेके 10 तक के सीक्वेंस का मीन कितना होगा, 5.5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, कोई नहीं, इससे नंपाई से निकाल लेते हैं। चलो इंपोर्ट नंपाई कर लो, और इसको हमने कह दिया डेटा np.array, ठीक है। फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख लेते हैं, फॉर्मूला इस पे काम करता है नहीं और कैसे चलेगा, एज np, ठीक है। मीन निकालने के लिए मीन का फंक्शन यूज कर लो, डेटा डॉट मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डेटा डॉट std। दो चीजें मिल गई, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया और मीन मिल गया। मीन है 5.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.87, ठीक है। फॉर्मूला पे अप्लाई करते, पाई की वैल्यू 3.14, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो है 5। फॉर्मूला क्लियर है, 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। तो आपको यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा का मतलब एसटीडी है ना, और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई, यहाँ पे आपको पास करना है अंडर रूट ऑफ 2 पाई। अंडर रूट के लिए आप यहाँ पे np डॉट स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हैं, नमपाई में एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का, है ना, यहाँ पावर वावर करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट का फंक्शन देता है। और जो 2 इंटू पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो भी आपको ये देता है, अलग से पाई आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये पाई इसके पास होता है ऑलरेडी। तो पाई आप यहाँ से हटा दो, वो नमपाई का ही पी आई यूज करो। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करना, पावर करना है, इसको पावर करना है ई के साथ। ई की पावर है ये,
तो मल्टीप्लाइड बाय ई के लिए हम यूज करते हैं np.exp, np.exp एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल किसका करना है? तो एक्सपोनेंशियल करना है इसका -12 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। इसको आप एक ऊपर में ही डिफाइन कर लो, z में क्या करना है, हाफ माइनस हाफ, तो माइनस कर दिया 1/2, ठीक है, माइनस कर दिया 1/2 और यहाँ पे कर दिया x की वैल्यू ऑलरेडी मैंने दे रखी है, माइनस मीन x की वैल्यू अभी 5 है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर, तो इसका डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है, का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे इसको पावर कर सकते हैं 2 के साथ, इसको लिख लो। तो जो फॉर्मूला में लिखा था वो मैंने पास कर दिया और यहाँ पे दे दिया z, और ये मुझे निकाल करके देगा इसकी प्रोबेबिलिटी विच इज 13%, ठीक है, ये z है और ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये है आपका 13%। जो फॉर्मूला बेसिकली आप नॉर्मल के लिए यूज करते हैं वही फॉर्मूला मैंने यहाँ डाल दिया, जो जो रिक्वायर्ड था उसको दे दिया हमने, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यू गॉट द प्रोबेबिलिटी। x का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, जिसकी भी निकालनी हो, 5.5 की निकालनी है निकाल सकते हैं। 5.5 की प्रोबेबिलिटी 13.88 है ना, 7.2 की प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं फॉर्मूला इसलिए तो लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आपने जैसे कल पूछा था ना कि हम फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते, कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला बना हुआ है, जो आप पीएमएफ यूज करते हैं, सीडीएफ यूज करते हैं, उसमें फॉर्मूला ही डाला है। अब यही चीज मैं आपको पीएमएफ से करके दिखाऊं, पीएमएफ में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डालना है और अपनी जिस वैल्यू का आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए वो वैल्यू डालनी है, वो फॉर्मूला अपने आप अप्लाई करेगा, ठीक है। और आपको ये देखना है कि सेम आंसर है या नहीं। हमने फॉर्मूला से जब निकाला तो आंसर आपका रहा 13, लाइक मैंने इसमें अभी 7.2 डाला तो 11% आ रहा है, लेकिन अगर हमने पीएमएफ या पीडीएफ का यूज किया तो उससे आपको क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा फ्रॉम scipy डॉट स्टैट्स, इंपोर्ट करना है नॉर्म, नॉर्मल के लिए आप नॉर्म का यूज करते हैं क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। नॉर्म डॉट पीडीएफ, यहाँ पे पीएमएफ यूज नहीं होता क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस है वो पीडीएफ फंक्शन को यूज करते हैं, डेंसिटी फंक्शन।
मास फंक्शन का मतलब होता है वैसे फंक्शन जो डिस्क्रीट के लिए यूज होते हैं, क्योंकि उसमें हमें काउंटिंग चाहिए होती है, इसमें काउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये डेंसिटी निकालता है, प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी, इसलिए इस फंक्शन का नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, और ये कॉन्टिन्यूस के साथ में यूज होता है। क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो पीडीएफ में रिक्वायर्ड है हमें एक्स की वैल्यू विच इज ऑलरेडी गिवन में दे रखा है, दूसरा है एलओसी की वैल्यू और स्केल की वैल्यू। एलओसी आपको देता है, एलओसी शायद मीन के लिए है, एलओसी में मीन पास करेंगे और स्केल में स्टैंडर्ड डेविएशन पास करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि आउटपुट सही दे रहा है। ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा था उससे भी आउटपुट सेम आ रहा है, और जो पीडीएफ हमने यूज किया उससे भी सेम ही आ रहा है। डाली ना, क्वेश्चन से क्या हुआ, एक्स तो वहीं ऊपर डिफाइन है ना, वेरिएबल में डिफाइन है, वही वेरिएबल यूज कर लिया। अलग अलग कहाँ है नंबर, वो तो लगा इसमें भी, मैं सेम इसको बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूला से जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और फंक्शन को यूज करके जब प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों सेम है, सेम डेटा पे निकाला ना। 7.2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी 11.65 है, और जब हमने फंक्शन यूज करके निकाला तो भी 11.65 है, एक ही चीज तो है। तो आप पीडीएफ यूज कर लो, फॉर्मूला पे क्यों जाओगे आप, बना सकते हैं, मतलब योर चॉइस, अगर आपको खुद का फंक्शन बनाना आप खुद का फंक्शन बना लो। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर होता कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही लिखा होता है, पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर को आप वैल्यू डालते हो, वो वही सेम काम कर देता है। ठीक है, हाँ, तो एक्स में जो वैल्यू आप डालोगे उस जिसकी, हाँ, किसी के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लिख, वो तो मैं सेम वैल्यू ऊपर का यूज कर रहा था, तो मैंने, वो तो एक्स पैरामीटर है, आप उसको कैसे भी वैल्यू डालो, किसी वेरिएबल से डालो या डायरेक्ट डालो, एक ही बात है। हो गया। अच्छा, इसमें मुझे इन सभी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या करें, तो यहाँ पे आप x की जगह पे डेटा पास कर दो पूरा, तो जितने वैल्यूज होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी है। ठीक है, तो पूरे डेटा की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली,
अब इस प्रोबेबिलिटी को अपने डेटा के अकॉर्डिंग प्लॉट भी कर सकते हैं। आपने लिखा इंपोर्ट matplotlib.py plot as plt.plot, और हमने यहाँ पे प्लॉट में एक तो सबसे पहले दे दिया डेटा और फिर पास करा दिया प्रोबेबिलिटी, plt.show कर दिया। इस तरह की एक प्रोबेबिलिटी इसने बना करके आपको दे दी। तो जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आउटपुट में आप एक चीज देखना कि जो प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी जो सबसे पहले वैल्यू की है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो। जो सबसे लास्ट वैल्यू है उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, जहां पे मीन लाई करता है, मीन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाईयर है। ये हर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही होता है। तो कोई भी डेटा अगर आपने लिया है, उस डेटा में जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में जहां पे मीन लाई करता है, मीन के आसपास जितनी वैल्यूज है सबकी प्रोबेबिलिटी हाईयर होती है, और मीन से जितना आप दूर जाते हो प्रोबेबिलिटी वैसे वैसे आपकी कम होने लगती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अलोंग काम करता है, समझे? तो ये जो शेप आपको मिलता है, इस शेप को बोलते हैं बेल शेप्ड। ये बेल की तरह है ना? आप कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यही बताया जाएगा कि एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन कॉल्ड एज बेल कर्व or a Gaussian distribution is a continuous probability distribution where most of the data point cluster around the center. Center मतलब mean. And it is perfectly symmetric, meaning that the mean, median and mode are all equal and located at the exact peak. है ना? ये एक परफेक्ट सिमेट्रिक शेप होता है जिसमें कि मीन, मीडियन और मोड वो सब एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह इसका मीन भी वहीं पे है, मीडियन भी वहीं पे है, मोड भी वहीं पे है, और ये पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है। और ये और पूरा सिमेट्री में होता है। सिमेट्री का मतलब आधी वैल्यूज इधर मिलेंगी, आधी वैल्यूज इधर मिलेंगी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा पीक पे होगा। तो पीक पे जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है पीक पे, ये मीन और मीडियन की है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस डेटा का मीन
5.5 है, मीडियन कितना है? इसका मीडियन कितना है? मीडियन भी 5.5 ही है, इसका मीडियन भी 5.5 ही है। मीन और मीडियन सेम जगह पे लाई कर रहा है। अब बिल्कुल मिडिल की वैल्यू ना 5 है ना 6 है, दोनों ही मिडिल में आते हैं। दोनों मिडिल में आ रहे तो दोनों का आप एवरेज निकाल सकते हैं। इनका एवरेज 5.5। ये जो मीडियन है वो भी सेम जगह पे है और मीन भी इसका उसी जगह पे है। तो ये तो परफेक्टली नॉर्मल सिस्टम बन गया ना, ठीक है। अच्छा, अगर आपका मीन और मीडियन अलग अलग हो जाए, आपके डेटा का मीन कहीं और है, मीडियन कहीं और है, तो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट बनाते हैं वो तो मीन के लोग काम करता है ना। तो मीन और मीडियन अगर डेविएट हो गया तो क्या होगा? तो परफेक्ट शेप ऑफ बेल तो नहीं बनेगा। बेल बनेगा लेकिन परफेक्ट शेप नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होने से क्या होती है कि आपका जो ये शेप होता है, जो परफेक्ट शेप अभी आपको दिख रहा था, ये इस तरह का शेप कभी नहीं दिखेगा आपको। फिर कैसा दिखेगा? तो उस केस में आपका जो मीन, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है स्क्यूनेस और एक होता है कुर्टोसिस। जब भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सही नहीं होता है ना, अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है, मीन मीडियन सब एक जगह पे लाई कर रहे हैं इसलिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका मीन मीडियन सही जगह पे नहीं है, ये देखो, ये तीन आपके केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि मीन मीडियन मोड सब एक जगह पे है, बिल्कुल परफेक्ट बेल शेप इसने बना के दे दिया, जिसमें पूरी सिमेट्री है, मतलब एक साइड और दूसरे साइड का जो डेटा होगा चूंकि मीडियन और मीन सेम जगह पे है, तो बिल्कुल हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हाँ, तो पहले स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं ना, पहले स्क्यूनेस पढ़ रहे हैं कि स्क्यूड का मतलब क्या होता है, इसके बाद कुर्टोसिस समझेंगे कुर्टोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है। तो अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है, मीन मीडियन मोड सब एक ही जगह पे एक ही वैल्यू पे लाई कर रहे हैं, तो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपका परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो दो केसेस हो सकते हैं। एक, मीन की वैल्यू मीडियन की वैल्यू से कम हो सकती है, मतलब मीडियन आगे निकल गया, मीन कम रह गया। तो उस केस में आपका स्क्यूनेस जो होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, स्क्यूनेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मीडियन जो है वो आगे है। मीडियन आगे होने का मतलब है कि एक तरफ आपका साइड ज्यादा है, एक तरफ का डेटा ज्यादा है, दूसरी तरफ का डेटा कम है, तो सिमेट्री तो रहेगी नहीं। सिमेट्री नहीं बनी तो उसको बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूड। अगर वो लेफ्ट की साइड आपका स्क्यू हो गया, मीन आपका लेफ्ट की साइड चला गया, तो उसको लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं। और अगर राइट की साइड चला गया, मतलब मीन ज्यादा है मीडियन कम है, तो उसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट स्क्यूड। जैसे मान लो यही डिस्ट्रीब्यूशन था इस डेटा का, अगर मैं एक वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दूं, ज्यादा नहीं करना है, एक दो वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 17 कर रहा हूँ, इसको 18 कर रहा हूँ, इसको 17 कर रहा हूँ, इसको 18 कर रहा हूँ, मीडियन कहाँ पे है? मीडियन कहाँ पे है? जहां था वही है, मीडियन तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, मीडियन तो जहां वहीं पे है, ठीक है। मीन कहाँ पे है? अब तो मीन की वैल्यू चेंज हो गई ना, मीन की वैल्यू
चेक करें कहाँ पे है, मीन को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। मीन की वैल्यू है 7.5 पे और 5.5 पे इसका मीडियन है। थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मीन किधर की तरफ गया है, राइट हैंड साइड की तरफ। मीन ज्यादा हो गया ना, मीडियन कम हो गया, तो मतलब ये जो है ये आपका राइट स्क्यूड हो जाएगा, है ना। राइट स्क्यूड जब हुआ तो राइट स्क्यूड में आपका ये कैसा दिखेगा, इसमें एक काम और कर सकते हो, जो प्रोबेबिलिटी है उसको शॉर्ट कर लेना। और डेटा को भी शॉर्ट कर लेना। डेटा और प्रोबेबिलिटी दोनों को शॉर्ट कर लेना। सेवनटीन पॉइंट फाइव, इसकी प्रोबेबिलिटी इसने हाई कर दी। हायर क्यों? और इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करी मैंने, तो ये नॉर्मल रहा भी नहीं। इसका तो ये कम होना चाहिए, तो ये ज्यादा दिखा रहा है। रीजन क्या है? एक्स
Lucy. आपका मीन यहाँ पे मीन है 7.5 पे, मतलब इसकी क्वालिटी हायर होनी चाहिए थी, इसकी लो होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा मुझे। डिफरेंस ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी लो होनी चाहिए थी 17 और 18 की, बट ये सबसे हायर प्रोबेबिलिटी पे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इवन आपका ज्यादा है। 7.5। क्यों हुआ? ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से हो रहा। मीन कैलकुलेशन गलत तो कैसे हो सकती है? मीन तो फंक्शन से निकाला ना हमने। मीन के लिए तो हमने फंक्शन का यूज किया है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉब्लम है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉब्लम है। इसका मीन कितना निकल रहा है? प्रिंट किया मैंने मीन को, और प्रिंट किया स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन है 6.5, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। मीन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन की ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। बट ये गलत है, इसका ये जो दिख रहा ना, ये सही नहीं दिख रहा।
चलो कोई नहीं, इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं। 7 8 और इसको करते हैं यहाँ पे 20। फिर भी सेम चीज है। अच्छा, तो कहीं गलती कुछ और है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलती कुछ और है। ये ऐसा अब ऐसा देने लगा है। नहीं रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा ना, बट ये अभी कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। शॉर्टिंग की दिक्कत। अभी सही है। ये शॉर्ट जो किया ना, शॉर्ट की प्रॉब्लम। राइट, अभी ठीक है। तो अभी जैसे मैंने ये डेटा लिया 1 2 3 से लेकर 10 तक, और एक वैल्यू हमने डाल दी 20। 20 से क्या हुआ? 20 से ये हुआ कि इसका मीडियन और मीन अलग अलग जगह पे चला गया। मीडियन आई थिंक अभी 6 पे है, ठीक है, और मीडियन कहाँ पे है? सॉरी, मीडियन 6 पे है, मीन कहाँ पे है? मीन हो गया अराउंड 55 प्लस 20, 75, 75/11, 7.5 के आसपास है ना। थोड़ा सा डेविएट हुआ है, थोड़ा सा डेविएट हुआ तो ये राइट की तरफ स्क्यू हो गया आपका। ये है आपका स्क्यूनेस, वो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। ये शॉर्टिंग गलत कर दिया मैंने। इसको चेक करके देखो एक बार। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया इस तरह से, राइट की साइड पे शिफ्ट हुआ है, क्योंकि आपका मीन राइट पे चला गया। और अगर यही मीन आपका कम हो जाता है ना, अगर मीन कम हो जाता, मीडियन ज्यादा हो जाता, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता। उसके लिए आपने यहाँ पे जैसे एक और वैल्यू ऐड कर दी, मैंने एक 3 वैल्यू फिर से ऐड कर दी। अभी इसका मीडियन है 5, सॉरी, इसका, हाँ, इसका टोटल जो मीडियन है 5, और मीन है इसका, थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा, एक दो वैल्यू और ऐड कर लेते हैं।
ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ। मीन फिर आगे निकल गया होगा। मीडियन को ज्यादा रखना है। मीन को कम रखना है। अभी भी मीडियन ज्यादा है, मतलब मीन ज्यादा है। इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देते हैं, -4 -3। अब इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऐड करते ही आपका जो कुटोसिस है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला गया, क्योंकि आपका जो मीन है वो मीन अब छोटा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें मीन छोटी है और मीडियन ज्यादा बड़ा है। ये जो कुटोसिस है और लेफ्ट और राइट, ये आप चेक कर सकते हो अपने डेटा में कि आपका मीन मीडियन किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जिधर मीन का वैल्यू मीडियन से कम है वो हो जाता है आपका लेफ्ट, है ना। नहीं, मीन की वैल्यू अगर कम है तो राइट हुआ ना, राइट हो जाता है। और मीन की वैल्यू ज्यादा हुई तो, मीन की वैल्यू कम हुई तो लेफ्ट, और मीन की वैल्यू ज्यादा हुई तो राइट। ठीक है, तो अभी जो आपको दिख रहा है मीन की वैल्यू कम है मीडियन से, इसीलिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट स्क्यूड है। और राइट की तरफ तब होगा जब हमारा मीन का वैल्यू मीडियन से ज्यादा होगा, तो राइट स्क्यूड हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक ही जगह पे लाई करेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री में रहेगा। ठीक है, क्लियर है। बस वैल्यू चेंज करके देख लो, हो जाएगा इसमें। डन हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एक इसी में, स्क्यूनेस के बाद होता है कुटोसिस। कुटोसिस का मतलब होता है मेजर्स द टाइल्डनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो ये आपकी लेंथ होती है ना, आप जो
ये बनाते हैं कर्व। इस कर्व की जो लेंथ होती है, इस लेंथ से आपको मिलता है कुटोसिस वैल्यू। अभी कुटोसिस करता क्या है, क्या दिखाता है? अगर आपका लेंथ कम है या इसका लेंथ, कर्व का लेंथ ज्यादा है या उससे ज्यादा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो कुटोसिस में बेसिकली ये डिफाइन होता है कि आप के डेटा में आउटलायर्स हैं या नहीं है। आउटलायर को देखने के लिए बेसिकली यूज होता है कुटोसिस का। ठीक है, अब आउटलायर कैसे डिफाइन होता है, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपका शार्प पीक है इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब हाई कुटोसिस है, मतलब मोर वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द मीन एंड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ज्यादातर चीजें जो है वो मीन के अराउंड सेंट्रलाइज्ड है। अगर एक सबसे ज्यादा हाइयर साइड पे अगर आपका ये पीक हुआ तो, है ना, और लेंथ ज्यादा हुई, तो लेंथ ज्यादा हुई तो ज्यादातर जो आपका डेटा है वो मीन के आसपास है। ठीक है, और हेवियर टेल बिकॉज ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू और आउटलायर्स इन टेल्स। मतलब ज्यादातर वैल्यू जो है वो ऊपर है ना, मीन के आसपास है, और लोअर वैल्यूज नीचे चले गए, मतलब आउटलायर आपको नीचे मिलेंगे। ज्यादातर आउटलायर कहाँ मिलेंगे? अगर हैवियर टेल आपका बिल्कुल लंबा हुआ, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द डेटा वो मीन के आसपास है। ठीक है, और नीचे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल अगर फ्लैट हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके पास आउटलायर्स हैं लेकिन छोटे वैल्यू के आउटलायर्स। आउटलायर छोटे हो, है ना, लोअर वैल्यूज के आउटलायर्स। दूसरा होता है अगर आपके पास कुटोसिस जो है वो इस टाइप का, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का, नॉर्मल टाइप का मतलब है कि इसमें कोई भी आउटलायर नहीं है ना। एक ये वाला केस हो सकता है जिसमें कि आउटलायर आपको यहाँ मिलेंगे, जनरली इस जगह पे दोनों टेल पे मिलेंगे। और अगर आपका ऐसा है कुछ, तो इसका मतलब आउटलायर है ही नहीं, इसमें बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरा पार्ट ऐसा हो सकता है जिसमें इसकी लेंथ बहुत छोटी हो, जिसमें आउटलायर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाइयर आउटलायर्स। तो ये तीन तरह के केसेस आपके यहाँ पे हो सकते हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला वाला केस है, ये जो दिख रहा है इसमें, इसमें शार्प पीक है, हैवी टेल्स है। दूसरा वाला है मेसोक्यूटिक, इसमें परफेक्ट एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी क्लोज टू इट। एंड तीसरा वाला ये है फ्लैट पीक है, लाइट टेल्स है ना। टेल्स बहुत लाइट है इसके, क्योंकि टेल्स है ही नहीं इसमें, और ज्यादातर जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है। राइट, तो मतलब यहाँ पे आपको आपका आउटलायर मिल सकता है। तो ये आउटलायर्स को देखने के लिए होता है कि जो आपकी लेंथ है वो लेंथ किस तरफ से जा रही है, या आपका पीक कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पीक की हेल्प से आप इसके आउटलायर्स को निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का तरीका होता है। ठीक है, कुटोसिस की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है, जिसमें एक्स पता है आपको, मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। ठीक है, इससे आप अपनी कुटोसिस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फंक्शन होता है कुटोसिस निकालने का। इसके लिए कुटोसिस निकालने के लिए एक फंक्शन है, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। है ना, यहाँ पे आप कुटोसिस निकाल सकते हैं। कुटोसिस में आपको पास करना है एरे। एरे एक बार पास करके देख लेते हैं। तो एरे में है आपका डेटा, प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं।
ये है आपकी कुटोसिस वैल्यू -0.250। कुटोसिस को आप यहाँ पहले इंपोर्ट कर लो यहाँ से स्टैट से, और यहाँ पे अप्लाई कर दो अपने डेटा। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू है तो इसका क्या मतलब है, ये कौन से तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तीन जो आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन कुटोसिस वैल्यू निकाली थी, इसमें तो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब होता है कहाँ पे, नहीं आइडियल केस ये हुआ ना, आइडियल केस में कुटोसिस की वैल्यू 0 होती है। कुटोसिस जो निकलता है इसका मतलब अगर कुटोसिस में वैल्यू होती है, कुटोसिस एक वैल्यू है, कुटोसिस की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर कुटोसिस की वैल्यू आपको मिली है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब है कि ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये अगर आउटलायर है भी तो हायर साइड पे। हाँ, क्या करते हैं, कुटोसिस एक्सीड्स लेस देन 0, एक्सेस लेस देन 0 और लेस देन 3, मतलब अगर 0 से छोटी वैल्यू है ये, तो 0 से छोटी वैल्यू का मतलब है कि ये आपको दे रहा है, मतलब फ्लैट पीक है और लाइट टेल्स है। टेल्स इसके लाइट है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इसके टेल्स बहुत ज़्यादा वो नहीं है, शार्प नहीं है ना, टेल्स लाइट है। हाँ, ये टच भी हो जाते हैं, अगर टच हो रहे हैं यहाँ पे आपके इस तरह के दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादातर वैल्यूज आपके नीचे है ना, और ये इस तरह का ऊपर शार्प लेंथ बना रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरह का कुटोसिस है। ये इसमें कुटोसिस की वैल्यू जो होती है आ, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और कुटोसिस की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये परफेक्ट नॉर्मल है। नहीं, लेपोक्रेटिक तो ये हुआ ना, तो लेपोक्रेटिक के लिए आपको आपकी कुटोसिस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अभी जो कुटोसिस निकल रहा है वो तो नेगेटिव में निकल रहा है, आपका कैसे निकल रहा है, आप कुटोसिस की वैल्यू आपने प्रिंट कराई तो आपको क्या मिला, आपको मतलब पॉजिटिव मिला है। हाँ, तो आपका मेरा अलग है ना, मैंने कुछ डेटा ऐड किए थे इसमें, मैंने कुछ डेटा ऐड किए थे, समझे? आपने नहीं ऐड किए होंगे तो इसलिए दिख रहा होगा। तो इसमें देख लेते हैं, अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा एग्जैक्ट हो, इसका कुटोसिस कितना निकलता है, सेकंड, इसका कुटोसिस भी नेगेटिव ही आया, मतलब ये भी पूरा परफेक्ट नहीं है, ये भी पूरा परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है।
कुटोसिस की वैल्यू अगर 0 होती है मतलब दैट इज अ परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ मीसोक्रेटिक। हाँ आउटलायर ढूंढना है, ये आउटलायर बता रहा है ना आपके डेटा में, आपने जब उसको प्लॉट किया तो उससे आउटलायर ढूंढो, आउटलायर कहाँ कहाँ है, आउटलायर को रिमूव करो, वो बताया था पांडास ने। ऑब्वियसली पांडास के थ्रू ही तो आप वो करते हो ना, पहले डेटा इंपोर्ट करते हो, फिर एक वो बताया था आपको क्वांटाइल IQR बताया था, इंटर क्वांटाइल रेंज, जिसके थ्रू हम उसका आउटलायर रिमूव करते हैं। जरूरी नहीं है मिसोक्रेटिक चाहिए नहीं होता है, बट मैक्सिमम आप अपना डेटा सही तो करोगे ना जितना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर खराब हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन से आपके कई कैलकुलेशंस खराब होंगे, है ना, कई रिजल्ट खराब होंगे। कम से कम डेटा सही तो कर, आउटलायर्स तो एटलीस्ट हटाना ही पड़ेगा ना, आउटलायर की वजह से तो मोस्टली प्रॉब्लम है। आप डेटा यूज करते हैं, डेटा में आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, आपका कभी भी आउटकम सही आ ही नहीं सकता। IQR बताया हुआ है, IQR चेक करो ना आप, यहाँ पे पांडास वाला मैंने बताया हुआ है पहले ही, ये है ना पांडास के अंदर ये आउटलायर रिमूवल, आउटलायर को कैसे रिमूव करते हैं, क्वांटाइल निकाल करके फिर उसका IQR निकालते हैं, फिर IQR से हम लोग उसका रेंज बनाते हैं, अपर लोअर रेंज, और अगर उस अपर लोअर रेंज में आपका डेटा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आउटलायर है। ठीक है, ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे।